मैं तो मोदी जी से एक अपील करना चाहूंगा कि आर्टिकल 29 और 30 जो इनको विशेष अधिकार दे रही है इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दें। ये कृषि कानून मैं आज भी कह रहा हूं, ये आम किसान की भलाई के लिए कानून था। और मैं फिर कहूंगा कि मोदी जी को इन चंद बड़े किसान, मैं कोई अभद्र शब्द नहीं कह रहा हूं, बड़े किसानों के दबाव में आकर के इस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था। मोदी जी थोड़े दिन के लिए सबका साथ अपने नारे से हटा दीजिए। जब सब साथ देते नहीं हैं तो सबके साथ की बात क्यों करते हो। कुछ ही महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय के मोहताज नहीं है। तमाम बातचीत के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रंजीत श्रीवास्तव जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हमारा पहला सवाल है, ओवैसी की कल रैली हुई, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि कानून को लेकर कहा है कि हमारी तपस्या में कमी रही। प्रधानमंत्री सबसे बड़े एक्टिंग बाज प्रधानमंत्री है। गलीमत है ये पॉलिटिक्स में आ गए, वरना ये अगर एक्टिंग करते तो सारे अवार्ड ये जीत जाते। आप इसको कैसे देखते हैं? चलिए, ओवैसी जी ने हमारे प्रधानमंत्री को प्रत्येक क्षेत्र का निपुण माना, वो बधाई के पात्र हो सकते हैं। हर सत्य बात एक्टिंग लगती है। मैं भी अगर सत्य बोलूँगा तो लगेगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। सत्य ये है कि आज ओवैसी जैसे लोग इस भारत में बोलने के लायक कैसे हैं। पहले तो इस समस्या का हल हो जाना चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा देने के लिए आर्टिकल 29 और 30 लिखा गया, जिसमें आर्टिकल 29 में भाषा, लिपि एवं संस्कृति को आज़ादी दी गई और स्टेट गवर्नमेंट इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये भी लिखा गया। मैं 30 में मदरसे आदि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल संस्कृत की बात कर रहा हूँ। संस्कृत का अर्थात कल्चर, और कल्चर मुसलमानों में और हिंदुओं में, हमारे यहाँ जिस तरह से हमारी संस्कृति शब्द का अर्थ होता है हमारे संस्कार, आचार विचार, रहन सहन, उसी तरह से मुस्लिम कल्चर में इनकी शरीयत को श्रेष्ठता दी जाती है। ये शरीयत लागू हो गई आज़ादी के बाद। जिस शरीयत के लिए मुसलमानों को दुनिया के अंदर गया कि जो देश 19 देश मुस्लिम इस्लामिक देश हुए वहाँ पर शरीयत लागू हो पाई, यहाँ पर चंद मुट्ठी भर मुसलमानों के लिए इस शरीयत को मान्यता दे दी गई। आप बताइए कि ये विशेष दर्जा जब मुसलमानों को दिया हुआ है और इसके बावजूद यहाँ का मुसलमान उकसाया जाए, भड़काया जाए और मोदी जी के विरुद्ध किया जाए, तो ऐसे मुसलमानों के लिए क्या कहना चाहिए। मैं तो मोदी जी से एक अपील करना चाहूँगा कि आर्टिकल 29 और 30 जो इनको विशेष अधिकार दे रही इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दें। और समान नागरिक संहिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, आर्टिकल 44 को संशोधन कर दें, या जो भी, मैं इतना जानकार नहीं हूँ संविधान का, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसके आधार पर इस बात को कह रहा हूँ। ये तो कानूनविद बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट का। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ओवैसी और ओवैसी के समर्थक मुसलमान औकात पर आ जाएंगे। देश एक है, नियम एक होना चाहिए, विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। उस दिन इनको समझ में आ जाएगा और ये शीघ्र होने जा रहा है और नहीं होने जा रहा है, तो मैं मोदी जी से मांग करूंगा कि इसको लागू कर दें, इसी सत्र में लागू कर दें। ये देश मांग कर रहा है और ये देश की आवाज़ है जिसका मैं प्रतिनिधित्व तो नहीं करता हूँ, लेकिन
जनता की आवाज़ में उन तक पहुंचाने का प्रयास। ओवैसी अक्सर विवादित बयान देते हैं। केंद्र और राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सरकार है, तो क्या लगता है विपक्ष क्या सच कहते हैं कि बीजेपी बी पार्टी है ओवैसी? क्योंकि अगर आपकी सरकार है तो फिर क्यों नहीं एक्शन होता उन पे? आखिर क्यों इस मुसलमान की करनी और कथरी दोनों में अंतर होता है। ये बहुत सियासी लोग हैं और इनकी अंदरूनी इच्छा क्या है, तो हमेशा किसी की बैसाखी पर आगे बढ़ें, हमेशा किसी की बैसाखी पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ये मुस्लिम कौम ही किसी की बैसाखी पर बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है कि ओवैसी हो सकता है, या हम ये गलतफहमी पाल लें कि ये वोट काट करके हमको फ़ायदा पहुंचा देगा, लेकिन ये वोट काट ये बात हमें ध्यान में नहीं लेनी चाहिए। हमें इनकी मंशा देखनी चाहिए। आज की तारीख में, कल की मीटिंग में मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो सबसे मुख्य बात कही है वो ये कही है कि 19 और 20% मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। और ये किस मंशा से कहा है? ये मोदी को हराने के लिए भले ही कामयाब ना हो पावे, लेकिन इनकी मंशा मुसलमानों को संगठित करने के पीछे क्या है, इसका भी तो खुलासा होना चाहिए। किस मंशा से आप ये बात कह रहे हो? और अगर ये बात मैं कह दूं कि 80% हिंदू जब एक हो जाएगा तो 19% तुम 20% कर क्या लोगे? क्या कर लोगे तुम? ये देश के विभाजन करने वाली ताकतें हैं। तुम अगर सांप्रदायिकता की बात करते हो तो सांप्रदायिक नहीं हो, धर्मनिरपेक्ष हो। और अगर यही बात 80% हिंदुओं को एक करने की बात करते तो हम सांप्रदायिक हो जाएंगे। ओवैसी को नहीं करना चाहिए। और मैं एक मांग और आज आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा, जो संभवतः आज तक हिंदुस्तान में नहीं की होगी। मोदी जी, थोड़े दिन के लिए सबका साथ अपने नारे से हटा दीजिए। जब सब साथ देते नहीं हैं तो सबके साथ की बात क्यों करते हो? सबका विकास तो ठीक है, आप संवैधानिक पद पर हो, हम संवैधानिक पद पर हम भी हैं, चेयरमैन रह चुके, पत्नी चेयरमैन है, लेकिन सबके विकास की बात तो ठीक है, लेकिन फिर सबका विश्वास, जो विश्वासघाती लोग हैं, सबका विश्वास भी अपने नारे से हटा देना चाहिए। और इसके पीछे मैं दावे के साथ, सत्य के साथ कहता हूं, ये विश्वासघाती शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया? सद्दाम को पाला अमेरिका ने, लादेन को पाला अमेरिका ने, तालिबान को पाला अमेरिका ने, पाकिस्तान ने को पाला अमेरिका ने। अमेरिका के साथ कितना बड़ा इन्होंने वो किया, विश्वासघात किया कि नहीं किया इनके साथ में? और जाइए, कारसेवकों पर मुलायम सिंह ने गोली चलाई, मुलायम सिंह को भी ये मुसलमान धोखा दे चुका है। मायावती ने गले लगाया, मायावती को ये मुसलमान धोखा दे चुका है। जाइए, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने बाराबंकी की बात कर रहा हूँ। एक स्वर्गीय हो गए हमारे बहुत बड़े नेता, जो मुसलमानों को गले लगाए घूमते रहे, उनके साथ भी विश्वासघात हुआ। तो ये विश्वासघाती कौम है। थोड़े बहुत लोग होंगे जो विश्वास योग्य होंगे, वरना ये विश्वासघाती कौम है। तो सबके विश्वास की बात मोदी जी क्यों करते हो? इनको अपने से दूर कर देना चाहिए, नारा बदल देना चाहिए। नहीं तो क्या लगता है कि अगर सबका साथ, सबका विश्वास शब्द हटा दिया जाए तो चुनाव में क्या लगता है बीजेपी को इससे कितना नुकसान होगा? देखिए, मैं चुनाव की बात ही नहीं कर रहा, तो सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पर मैं विश्वास करूंगा, आप मेरे साथ विश्वासघात करिए, तो मैं आप पर विश्वास करने की बात क्यों करूंगा? नहीं, वो तो राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करती हैं। राजनीतिक पार्टियां, देखिए, राजनीतिक पार्टियों को सुनने के लिए, राजनीतिक पार्टियों को समर्थन करने के लिए पाकिस्तान भी तो एक दूसरा मुल्क है, लेकिन उसकी बात को सुना जाता है। यहाँ पर मुसलमान होने के नाते सुना जाता है। ये मुसलमानों का एक बड़ा नेता उभर करके सामने आ रहा है देश के सामने, और जो मनसा वाचा कर्मा, ये देश का नहीं, ये हमारे धर्म का विरोधी है। और मैं धर्म की राजनीति करता हूं, इसलिए मैं राजनीतिक व्यक्ति के नाते नहीं, एक धार्मिक व्यक्ति के नाते मैं ओवैसी की इस बात की आलोचना ही नहीं करता हूं, भर्त्सना करता हूं कि अगर तुम 19 और 20% मुसलमानों की बात करके चलते हो तो हमारे जैसे लाखों लोग हिंदुओं को, लेकिन हिंदुओं को एक करने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन ये विभाजन की रेखा खिंच जाएगी, उस दिन भारत में वैसी तुमको रहना मुश्किल पड़ जाएगा। तुम्हारे अनुयायियों को रहना, मैं भागने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद ही छोड़ करके चले जाओगे जब नहीं। यहाँ पर बेमनस्ता क्यों फैला रहे हो? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो मोदी जी का सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास की बात की, इससे तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। तुम मोदी जी की खिलाफत कर रहे हो, तुमको तो पैर छू करके धो करके पीने चाहिए थे, भले तुम्हारे धर्म में ना होता। नहीं तो आप मानते हैं कि ओवैसी का विवादित बयान रहता है, तो हमारा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, क्या वजह है आखिर, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कोई बहुत ज़्यादा लीगल बनता नहीं, जहाँ पर होता है FIR वगैरह होती है। कानून हमारा थोड़ा सा लचर है इस मामले में, और इतनी बड़ी सजाएं नहीं है, 153 वगैरह कितनी सजाएं हैं। तो ये विवादित बयान देता है और जानबूझ करके देता है। अब जैसे मजाक उड़ाता है, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया, हमारे भगवान का मजाक उड़ाया, हमारी मूर्तियों का मजाक उड़ाया, तो ये और इसका भाई दोनों हमारे जब धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे ईश्वर का, हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं, तब इसके ऊपर कार्रवाई हमारे इसी देश में नहीं हो पा रही है। तो मोदी जी का मजाक उड़ाने पर क्या कार्रवाई हो पाएगी, आप खुद ही जरा बता सकते हैं। CA NRC को लेकर ओवैसी ने कल बयान दिया है, कृषि कानून जिस तरह से वापस हुए हैं, CA भी वापस होना चाहिए। अगर NPR NRC लागू होगा तो शाहीन बाग की तरह यहाँ भी वो धरने पर बैठ जाएंगे। देखिए, कृषि कानून भी नहीं वापस होना चाहिए था। मैंने आपके कई चैनलों पर इस बात को कहा कि ये बड़े किसान से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको अपने एक छोटे से उदाहरण से, 1976 में साहूकारी अधिनियम आया। बड़े साहूकारों की से गरीबों को मुक्ति दिलाने की बात थी, लेकिन बैंकों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई। आखिर में जो 2% और 3% का ब्याज था, साहूकारों ने बढ़ा के उसको 10% का ब्याज कर दिया, और आज भी देश साहूकारों के चंगुल में है। हालांकि मोदी जी ने जन धन योजना के तहत बैंकों से सरलीकरण किया ब्याज का, सब कुछ करने के बावजूद भी आज भी हमारा देश साहूकारों के चंगल से मुक्ति नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह से MSP लागू हो जाने के बाद इनकी बड़े किसानों की मंशा क्या हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तमाम परसेंटेज किसान छोटे काश्तकार, छोटे व्यापारी को अपना माल बेचता है, पैदावार बेचता है जाकर के। अब अगर मान लिया वो व्यवसायी MSP रेट पर नहीं लेना चाहता है तो क्या करेगा, अपना कारोबार बंद कर देगा। जब कारोबार बंद कर देगा तो ये मजबूर किसान मंडी में चला जाएगा, और मंडी में इसकी मनचाही खरीद होगी। मनचाही खरीद हो जाने के बाद MSP जो कानून बनवाना चाहता है, ये सरकार को लाद देगा जा करके धान अपना। तो गरीब का हित नहीं होने जा रहा है, ये बड़े किसानों का हित होने जा रहा है। मंडी की बात इसीलिए की जा रही थी कि ठीक है, मंडी में काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल जाता है, मैं भी जानता हूँ, व्यापार में काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन ये कृषि कानून, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये आम किसान के भलाई के लिए कानून था। और मैं फिर कहूँगा कि मोदी जी को इन चंद बड़े किसान, मैं कोई अभद्र शब्द नहीं कह रहा हूँ, बड़े किसानों के दबाव में आकर के इस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था, और MSP तो कतई कानून नहीं बनाना चाहिए। विपक्ष तो ऐसे में सवाल उठा रहा है कि किसान नाराज़ था प्रधानमंत्री जी से, बीजेपी गवर्नमेंट से, तो क्या लगता 5 राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए कि बीजेपी को नुकसान ना हो, इसके दबाव में ये फैसला लिया गया। ये तो विपक्ष उठा, लेकिन आपका क्या मानना है? देखिए, मैं देश की भलाई को चुनाव से कभी जोड़ करके नहीं देखता हूँ, और न मैं विपक्ष की इस बात का उत्तर देता हूँ। हमारी समझ में चुनाव की हार जीत से हमारे किसी योजना को प्रभावित नहीं होना चाहिए। नहीं, महत्वपूर्ण ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि लंबे समय 1 साल किसान लगातार धरने पर बैठे रहे, 700 किसान शहीद भी हो गए। चुनाव के वक्त ही आखिर क्यों ये कृषि कानून वापस लिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है ना। और विपक्ष, हम मोदी जी हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी करूं जो आप चाहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, और न मेरी ये हैसियत है। रह गई आम किसान की बात, क्योंकि मैं भी किसान हूं, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि ये
कृषि बिल जो था, आज भी तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कहीं से किसान विरोधी नहीं था। इसका प्रभाव राजनीति पर क्या पड़ रहा था, विपक्ष क्या इसको कैश कर रहा था, मैं इस बात का तो जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये मेरी सामर्थ्य के बाहर की चीज़ है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इससे आम किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप किसान ये सही था, विरोध इसका कर रहे हैं, लगातार 1 साल से धरना वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार आपसे कह चुका हूँ कि ये बड़े किसानों का आंदोलन था, छोटे किसान से इसका कोई लेना देना नहीं था। आम किसान, आप बताइए, इन्होंने देश बंद की आह्वान किया, प्रदेश बंद का आह्वान किया, कितना सपोर्ट मिला जनता का, कितना सपोर्ट मिला किसानों का? कौन से आंदोलन इनके सफल हो गए हैं? कौन से आंदोलन सफल हो गए? उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, कितनी सीट बीजेपी जीतेगी? सरकार बनाएंगे। कितनी सीट जीतेगी? योगी साहब, अखिलेश कह रहे हैं 400 सीट, बीजेपी कह रही है 350 सीट, आप क्या मानते हैं? नहीं, अखिलेश जी अगर यहाँ पर 1000 सीटों का चुनाव मान रहे हैं तो 400 पा जाएं। ये तो 423 425 सीटों का चुनाव है ना, तो सरकार तो 300-350 पे हमारी बन ही रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इससे ज़्यादा एक सीट पे 2 जीत रहे हों तो अखिलेश जी की बात सही हो सकती है, क्योंकि हम फर्स्ट आएंगे, वो सेकंड आएंगे, सेकंड पे जीत ले तो हो सकता है 400 पर सेकंड आ जाए। आप क्या लगता है बीजेपी? अखिलेश का कोई अस्तित्व नहीं है और ना अखिलेश को कोई सीटें मिलने जा रही। आप हमें ये बता दीजिए कि आखिर उनका विजन क्या है। आप हमारा विजन पूछ रहे हो। देश के लिए, प्रदेश के लिए केवल एक खैरात खाने की घोषणा के अलावा कि हम लैपटॉप दे देंगे, हम पेंशन दे देंगे, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम आपको गैस फ्री दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम, आप ये बताइए कि देश की तरक्की के लिए, हमारे प्रदेश की तरक्की के लिए उनके पास योजनाएं कौन सी हैं? कितनी सड़कें बनाएंगे, कितनी नहरें खुदवाएंगे, कितने गांव में बिजली देंगे, बिजली मतलब जो है कि एग्रीकल्चर को कितनी बिजली हमारे यहाँ देंगे, हमारे यहाँ उद्योग कितने लगाएंगे, कल कारखाने कितने लगाएंगे, कितनी सड़कें हमारे यहाँ बनाएंगे, गांव स्तर पर सड़कें नहीं हैं, कितनी सड़कों का सुधार करेंगे। ये सारी बातें में अपने घोषणा पत्र में लेकर के आवें। मुफ्तखोरी पैसा हमारा बांटने का वादा तुम कर रहे हो, जनता का टैक्स लेते हो, श्रेय तुम लेना चाहते हो, लैपटॉप तुम अपनी जेब से दोगे, मुलायम सिंह देंगे। जो संपत्तियां तुमने अपनी अर्जित कर रखी हैं तमाम, इनको बेच करके ये हमको लाभ देने जा रहे हो। लेकिन वो अखिलेश का तो सीधा कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारी देन है, बीजेपी इसका श्रेय ले रही है। टैक्स लेने के बाद आप सड़क नहीं बनाएंगे, टैक्स लेने के बाद आप हमको बिजली नहीं देंगे, टैक्स लेने के बाद आप हमारे काम नहीं करोगे, टैक्स लेने के विकास कार्यों में पैसा नहीं दोगे, तो ये एक्सप्रेस वे तुम्हारा ही विजन नहीं है, ये जनता की मांग है जिसको आप मान रहे हो। ये किसी का विजन थोड़ी होता है। हम शहर में सड़कें बना रहे हैं तो सारी सड़कें क्या हमारा विजन? अगला चेयरमैन आएगा तो नहीं इस पर काम करेगा, कच्ची सड़कों को कच्चा छोड़ देगा, अगला चेयरमैन आकर के काम नहीं करेगा। आकर के बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी इस बार बाराबंकी जिले में, क्योंकि प्रदेश से एकदम सटा हुआ 30 किलोमीटर? बीजेपी विचारधारा की पार्टी है। हम लोग अपनी विचारधारा पर, अपने विजन पर चल रहे हैं, अपनी योजनाओं पर चल रहे हैं, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, हम गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक विजन है, इनका कौन सा विजन है? मुफ्तखोरी का। मुफ्तखोर बना दो जनता को। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रंजीत श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि कृषि कानूनों को लेकर बातचीत हुई तो इन्होंने साफ बताया कि प्रधानमंत्री को कृषि कानून नहीं वापस लेना चाहिए था, ये कानून सही है और बीजेपी हमेशा सबका साथ सबका विकास करती है।